और दोनों ने अपने अपने स्तर पर देश की राजनीति और उसके सामाजिक विमर्श पर असर डाला, और साथ ही दोनों जाति आधारित राजनीति को इंटेलेक्चुअल फायर पावर प्रदान करते रहे हैं। द रेमेडीज वी सजेस्टेड वर वर्स दैन द ईविल वी वर आउट टू कॉम्बैट। उन्हें बहुत कष्ट हुआ यह जानकर कि ईसाई और मुसलमान भी अपने धर्म में कास्ट आधारित पिछड़ेपन में विश्वास करते हुए दावा करने लगे कि उनके यहाँ कुछ लोग बैकवर्ड हैं। उन्हें पता है मूल कारण क्या है, किंतु वे यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि इन सब के लिए कास्ट के अतिरिक्त किसको दोषी ठहराया जाए। कि सरकारी वेतन और भत्तों यानी कि अलावेंसेस के कारण सरकारी नौकरी आकर्षक बन जाती है, और इसलिए अधिक से अधिक लोग स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसा लगता है जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नेता भूल ही गए कि वे ब्रिटिश थे जिन्होंने हमारी हालत ऐसी कर दी, और कास्ट सभी का फेवरेट विपिंग बॉय हो गया। नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 1931 के सेंसस की। इस वीडियो में हम फिर से पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में चलेंगे और बात करेंगे दो आयोगों की। इनके बारे में हमने पहले संक्षेप में बात की है। ये हैं मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग। दोनों ही पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए बनाए गए थे, और दोनों ने अपने अपने स्तर पर देश की राजनीति और उसके सामाजिक विमर्श पर असर डाला, और साथ ही दोनों जाति आधारित राजनीति को इंटेलेक्चुअल फायर पावर प्रदान करते रहे हैं। पिछड़ा वर्ग क्या है, कौन हो सकता है, इन प्रश्नों पर इन आयोगों की क्या राय थी, क्या अवधारणा थी, क्या वे आज भी प्रासंगिक हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 को नियुक्त किया गया। इसके अध्यक्ष थे दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर या काका कालेलकर। कालेलकर जी एक राष्ट्रवादी थे, पत्रकार थे, और फिर वे महात्मा गांधी के अनुयायी हुए, साबरमती आश्रम में रहे और बाद में गुजरात विद्यापीठ के कुलपति भी रहे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अंश पर नजर डालने से पहले यह देखना उचित होगा कि काका कालेलकर ने रिपोर्ट के आरंभ में राष्ट्रपति के नाम अपने फॉरवर्डिंग लेटर में क्या कहा। कालेलकर साहब कहते हैं, द रेमेडीज वी सजेस्टेड वर वर्स दैन द ईविल वी वर आउट टू कॉम्बैट। यानी कालेलकर जी कह रहे हैं कि जिन समाधानों की अनुशंसा हमने की वे उस समस्या से भी बदतर हैं जिनका हम निवारण करने चले थे। ये आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि काका कालेलकर रिपोर्ट के तैयार होने की पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे, और बिल्कुल अंत में उन्होंने आरक्षण के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किए। यदि उनकी अन्य बातों को ध्यान में लें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कास्ट को लेकर वे पूरी तरह से भ्रमित थे। उदाहरण के तौर पर वे एक तरफ यह मानने को तैयार हैं कि गरीबी सामाजिक पिछड़ेपन का कारण हो सकती है, किंतु उनकी नज़र में सबसे बड़ा खलनायक हिंदुओं का कास्ट सिस्टम ही है। उनकी चिंता यह थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ईसाई और मुसलमान भी इस कास्ट सिस्टम की चपेट में आ जाएं। उनका स्पष्ट कहना था कि उन्हें बहुत कष्ट हुआ यह जानकर कि ईसाई और मुसलमान भी अपने धर्म में कास्ट आधारित पिछड़ेपन में विश्वास करते हुए दावा करने लगे कि उनके यहाँ कुछ लोग बैकवर्ड हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया कि कैसे कालेलकर आयोग के पास कोई ठोस आंकड़े नहीं थे, किंतु कालेलकर साहब और क्या सोचते हैं यह जानना आवश्यक है। अपने फॉरवर्डिंग लेटर के पैरा 4 में वे कहते हैं कि पिछड़े लोग इस स्थिति में नहीं हैं कि वे इस बात पर इंट्रोस्पेक्शन कर पाएं कि उनके पिछड़ेपन के लिए उनकी अपनी उदासीनता, उनका आलस्य और उनकी लापरवाही ही जिम्मेदार है। अर्थात यहाँ यह प्रतीत होता है कि कालेलकर जी यह नहीं मानते कि हजारों वर्षों के कास्ट ऑपरेशन के कारण स्थिति ऐसी हुई है, लेकिन वे आगे कहते हैं कि यह प्राकृतिक ही है कि अपनी दुर्दशा के लिए अपने आसपास के वातावरण को वे दोषी ठहराएं, यानी जो पिछड़े हैं वो उसको दोषी ठहराएं। अर्थात तथाकथित ऊंची जाति वालों को अपने शोषण के लिए दोषी ठहराएं। फिर उसी पैरा में वे एक बड़ी रोचक बात कहते हैं, और मैं कोट कर रहा हूं, देयर यानी कि पिछड़ों, their representatives and leaders have read the literature that we evolved in finding faults with the evils of the British rule. They have come to know how one race dominates another
and how those who have to suffer have perforce to unite against the forces of vested interests. They have heard of the inevitability of the caste conflict. No wonder if they are prone to draw hasty conclusions. अर्थात ये कह रहे हैं कि पिछड़ों के नेताओं और प्रतिनिधियों ने वह साहित्य पढ़ा है जो हमने ब्रिटिश राज्य की खामियों को उजागर करने के लिए तैयार किया, और वे जानते हैं कि कैसे एक नस्ल दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व बनाती है और कैसे दबे हुए लोगों को एकजुट होना पड़ता है उनको हराने के लिए। और इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस मामले में भी, यानी कि स्वयं के पिछड़ेपन के मामले में भी, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। मतलब कि भले ही उनकी अपनी कमियों की वजह से वे पिछड़ेपन का शिकार हैं, लेकिन वे दोषी तथाकथित ऊंची जाति वालों को ही मानेंगे, क्योंकि वे नस्लीय सिद्धांत के बारे में, यानी कि रेशियल थ्योरी के बारे में जानते हैं। वे यहां तक स्वीकार करते हैं कि कई अपर कास्ट के समाज सुधारकों ने अपनी ही वर्ग के कई कमियों को बहुत गंभीरता से उठाया और उसकी आलोचना की, किंतु वे यह भी कहते हैं कि अपर कास्ट के अंध स्वार्थ ने उनके विरुद्ध एक माहौल बना दिया है। इस गूढ़ विषय पर इतने सारे सार गर्भित विचार प्रस्तुत करने के बाद कालेलकर जी पैरा 12 में कहते हैं, वी हैव फाउंड इट इनएविटेबल टू एट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द इविल्स ऑफ आवर सोशल कंडीशन टू कास्ट। यानी वे कह रहे हैं कि हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है कि हम अपनी सारी सामाजिक बुराइयों का कारण कास्ट को ही माने। इसका अर्थ क्या है? क्या सब कुछ जानने के बाद भी कालेलकर जी कास्ट के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं आना चाहते? यह क्या कंफ्यूजन है कि आयोग के कार्य के खत्म होते होते विचार तो बदलते हैं, किंतु एक सोच है जो कास्ट से बाहर देखना ही नहीं चाहती। वस्तुतः यह तो साबित होता है कि कालेलकर जी देश में व्याप्त पिछड़ेपन के विभिन्न आयामों से अवगत हैं। उन्हें पता है मूल कारण क्या है, किंतु वे यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि इन सब के लिए कास्ट के अतिरिक्त किसको दोषी ठहराया जाए। उसका एक कारण संभवतः यह विचार है जिसे उन्होंने अपने पत्र के पैरा 14 में व्यक्त किया है। राष्ट्र की एकजुटता के बारे में बात करते हुए वे लिखते हैं, National solidarity demands that in a democratic setup, government recognize only two ends, the individual at one and the nation as a whole at the other, and that nothing should be encouraged to organize itself in between these two ends to the detriment of the freedom of the individual and solidarity of the nation. अर्थात वे ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकजुटता और इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए मात्र दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, एक सिरे पर व्यक्ति और दूसरे पर राष्ट्र, और इसके बीच किसी भी प्रकार के संगठन को पनपने नहीं देना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकजुटता अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचे। अब इतना तो सभी जानते हैं कि व्यक्ति से राष्ट्र की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज, समाज में अलग अलग कारणों से संगठन बनते हैं और संगठन भी कई प्रकार के होते हैं, और ये सभी एक साथ मिलकर एक साझा विरासत के आधार पर राष्ट्र की परिकल्पना को परिपूर्ण करते हैं। यदि इसमें किसी भी संगठन को नहीं पनपने देंगे तो राष्ट्र निर्माण बहुत ही कठिन हो जाएगा। तब राष्ट्र मात्र एक इंडिविजुअल्स का कलेक्शन बन के रह जाएगा, और यह प्रवृत्ति हमें बहुधा पश्चिम में देखने को मिलती है। वहां इंडिविजुअल की बात तो बहुत होती है, लेकिन परिवार, समाज सब बुरी हालत में है, और राज्य यानी कि स्टेट, अगर पुलिस स्टेट नहीं तो सर्विलांस स्टेट तो बन ही गया है। बहरहाल कालेलकर जी ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर जरूर किए, मूलतः यह कहते हुए कि अब इतनी दूर आ गए हैं तो कर ही देते हैं। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, किंतु कुछ बातें रेखांकित करना आवश्यक है। जैसे कालेलकर आयोग कहता है कि तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में 70% आरक्षण होना चाहिए। दूसरी ओर आयोग पेज 203 पर एक बड़ी रोचक बात कहता है, वह यह है कि सरकारी वेतन और भत्तों यानी कि अलावेंसेस के कारण सरकारी नौकरी आकर्षक बन जाती है, और इसलिए अधिक से अधिक लोग स्वयं को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने के लिए संघर्ष करेंगे, जिससे वे सरकारी नौकरी पा सकें आरक्षण के जरिए। और इसलिए आयोग कहता है कि इन नौकरियों को अनअट्रैक्टिव बनाया जाए, यानी वेतन भत्ते आदि कम किए जाएं। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट का संज्ञान तो लिया, किंतु संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई।
एक ज्ञापन जिसे बाद में मंडल आयोग ने उद्धृत किया में मूलतः कहा गया कि आयोग को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, यानी वे मापदंड तैयार करना जिसके आधार पर किसी समूह को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा सकता है, वह नहीं हुआ। सरकार ने इसके बाद जनगणना अधिकारियों के जरिए ऐसी मापदंड बनाने के प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं रहा। तो इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त होता है मंडल आयोग, काका कालेलकर आयोग के पूरे 22 वर्ष के बाद। अपने फॉरवर्डिंग लेटर में आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल कहते हैं कि उनका काम था पिछड़ा वर्ग के मापदंड को कैसे तय किया जाए और उनके उत्थान के लिए क्या किया जाए। पैरा 7 में वे लिखते हैं कि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुए और संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। ध्यान रहे कि 15(4) और 16(4) दोनों ही सरकारों को आरक्षण पर नियम बनाने का अधिकार देते हैं, जिन्हें न्यायालय में भेदभाव के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब यहां एक बात खटकती है। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का जो तीसरा बिंदु है वह कहता है to examine the desirability or otherwise of making provision for the reservation in favor of such backward classes not adequately represented in the government services। अर्थात आयोग को कहा गया कि वे यह बताएं कि आरक्षण होना चाहिए भी या नहीं, क्या उचित होगा। यानी आयोग पर यह बाइंडिंग नहीं था कि वे आरक्षण की ही अनुशंसा करें। आयोग की मुख्य अनुशंसा मूलतः 27% आरक्षण की ही रही। हालांकि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष शिक्षा सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन और भूमि सुधारों की भी बात आयोग ने की। हम जानते हैं कि 1979 में गठित होने के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। वीपी सिंह जी के समय में यह लागू हुआ, जिसके बाद सवर्ण बनाम पिछड़ों की राजनीति ने एक अलग ही रंग पकड़ा और आज भी हमारे लिए एक गहन विचार का विषय बनी हुई है। किंतु यदि हम इन दोनों आयोगों के अनुशंसाओं और उनके अध्यक्षों के विचारों पर ध्यान दें तो कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। कास्ट के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य ने हिंदुओं के अलग अलग वर्गों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव राजनैतिक सामाजिक लड़ाई को जन्म दिया। बल्कि यदि हम देखें कि कैसे ब्रिटिश ने यहाँ के उद्योगों को ध्वस्त किया, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया और भारत से सब कुछ चूस लिया, तब इसको कॉम्पिटिटिव लड़ाई की जगह बैटल ऑफ सर्वाइवल के रूप में देखना होगा। आपको सरवाइव करना है तो सरकारी नौकरी चाहिए और उसी के लिए रिजर्वेशन आदि की जद्दोजहद एक मजबूरी थी। किंतु इस लड़ाई को हिंदुओं के विभिन्न वर्गों के समय समय पर उभरे नेताओं ने वस्तुतः इसे वर्ग संघर्ष के ही रूप में देखा। फिर वे चाहे कम्युनिस्ट हों या कोई और, वे यह नहीं देख पा रहे थे या यह देखना नहीं चाह रहे थे कि असली लड़ाई अंग्रेजों द्वारा पोषित एलीट वर्ग, जिसके पास जमीन थी, धन था, बल था और सरकार में पहुंच थी, क्योंकि वह ब्रिटिश के चमचे थे, और बाकी जनसंख्या के बीच थी। और इस लड़ाई को बीभत्स बनाया अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ने, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। किंतु ऐसा लगता है जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे नेता भूल ही गए कि वे ब्रिटिश थे जिन्होंने हमारी हालत ऐसी कर दी और कास्ट सभी का फेवरेट विपिंग बॉय हो गया। बंगाली में एक कहावत है, जतो दोष नंदू घोष। तात्पर्य यह कि समाज में कुछ भी हो, बस सारा दोष कास्ट बेस्ड ऑपरेशन पर मढ़ दो, काम हो जाएगा। सस्ता यानी कि कोई अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुंदर ऑपरेशन का नैरेटिव अपने आप में बड़ा अच्छा लगता है, विशेषकर जब अंग्रेजी में इसे बयान किया जाए। और टिकाऊ, भारत के स्वतंत्र होने के 75 वर्ष के बाद भी यह वैसे का वैसे बना हुआ है और सभी राजनीतिक दलों को वोट भी दिलाता है। तो और क्या चाहिए। हमारी संविधान सभा में संभवतः कहीं एक विचार बना कि कास्ट को आरक्षण के जरिए समाप्त करना उचित नहीं होगा, किंतु पोस्ट इंडिपेंडेंस, चाहे वह पेरियार की राजनीति हो या नेहरू की गलती, आरक्षण के जिन्न को बोतल से बाहर लाया गया और उधर पिछड़ा वर्ग की राजनीति भी नीचे से ऊपर आई। कालेलकर जी के काल तक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कास्ट को आधार बनाने में हिचकिचाहट स्पष्ट दिखती है, किंतु मंडल आयोग के आते आते कास्ट हमारे अस्तित्व का एक अहम बल्कि अनिवार्य हिस्सा बनता हुआ दिखता है।
उसके आगे की राजनीति में चाहे वो MY कॉम्बिनेशन हो, दलितों की झंडा बरदारी हो, अथवा पिछले कुछ समय में मीम भीम या PDA की राजनीति हो, या फिर हमारा पूरा राजनीतिक और सामाजिक विमर्श और एकेडमिक डिस्कोर्स, हमें लगता है कि कास्ट एक फ्रोजन रियलिटी है जिसे किसी भी प्रकार से तोड़ा नहीं जा सकता। स्पष्ट है कि मात्र कुछ दशकों पहले तक भी ऐसी स्थिति संभवतः नहीं थी। तो क्या हम कास्ट के इस तिलिस्म को तोड़ने की मंशा रखते हैं? इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कास्ट से जुड़ी राजनीति को देखने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।